हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपन्यास का नेक्स्ट उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इसके शॉर्ट नोट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। आई होप इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले सभी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं वो नए ही हैं, देख रहे हैं काफ़ी, और आपका ना काफ़ी अच्छा इससे क्या है रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपने अगर ये उपन्यास नहीं भी पढ़ा है तो ये शॉर्ट नोट पढ़ने से आप उपन्यास के सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और आप किस पर अगली वीडियो चाहते हैं। उपन्यास एक उपन्यास या 2-3 उपन्यास में एक साथ लेके आऊँ, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और साथ में और कौन सी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को। तो चलें, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें जितनी भी उपन्यास, कहानी या जो भी गद्य विधाएँ हैं उनके लेखक का ज़रूर पता होना चाहिए, याद रखना है। ये मैचिंग के तौर पर या वैसे भी सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बल्कि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इनका हम क्या कई बार होता है कि हम शेखर एक जीवनी तो याद कर लेते हैं और उनके जो लेखक है ना एट ए टाइम पे भूल जाते हैं। तो अज्ञे द्वारा लिखा गया है जो जिसका, और ये इसका जो हमें पढ़ाया गया है इसमें जो दे रखा है, मेंशन कर रखा है, ये भाग फर्स्ट है। कौन सा है? भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड इसका 1944 में आया था, वो हमें नहीं पढ़ना है, इसमें भाग फर्स्ट ही मेंशन किया हुआ है। ये भाग फर्स्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1940-41 में प्रकाशित हुआ था। इसमें दोनों ही ये ईयर मेंशन कर रखे हैं, तो आप इनका दोनों का ही ध्यान रखेंगे। बाकी एक वहाँ पे आता है तो आप एक को टिक कर ही देंगे। तो अज्ञे द्वारा लिखा गया है, 1940-41 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास का जो दूसरा भाग था इसका आप बस इतना याद रखेंगे कि 1944 में आया था, ठीक है। जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है इसे मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है। इसे उपन्यासों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है। शेखर एक जीवनी 4 खंडों में विभाजित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कितने खंडों में, और इसके जो एक खंड हैं ये ऊपर नीचे रख करके इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दिसंबर जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। शेखर एक जीवनी 4 खंडों में विभाजित है। सबसे पहला जो खंड है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति, ठीक है। तो ये आप चारों क्रम से याद रखेंगे, क्रम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे इनको क्या है कि ऑप्शन को चेंज कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनको या तो क्रम में लगाइए या इसमें से एक आध इसका जो शब्द है उसको चेंज करके पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा शेखर एक जीवनी का खंड नहीं है। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले क्या होती है? ऊषा होती है, जैसे मैंने याद किया था। सबसे पहले क्या होती है? ऊषा किसको बोलते हैं? मॉर्निंग को बोलते हैं, सुबह को, ठीक है। और ऊषा के साथ ही हम किसकी आराधना करते हैं, किसका नाम लेते हैं? ईश्वर का। तो ऊषा और ईश्वर। फिर इसके बाद क्या होता है? जब दिन निकल जाता है तो बीज बोया जाता है दिन में, और बीज में से क्या फूटते हैं? अंकुर। बीज में से क्या फूटते हैं? अंकुर। भाई तभी तो पौधा बनता है। तो बीज और अंकुर का क्या होता है? संबंध होता है। इसके बाद प्रकृति और पुरुष। जो अंकुर होते हैं वो किससे मतलब किसका हिस्सा होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे आप लगाइए कि ये प्रकृति का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो बीज और अंकुर जो फूटते हैं वो प्रकृति की गोद में फूटते हैं। और पुरुष का और प्रकृति का क्या होता है? गहरा संबंध होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
फोर्थ पुरुष और परिस्थिति। इसके बाद क्या होता है, बीज बो दिया, अंकुर फूट गए, प्रकृति के साथ क्या होता है, पुरुष का संबंध होता है। और उसके बाद पुरुष और परिस्थिति में जो जंग चलती है ना, वो पूरे जीवन भर चलती रहती है। तो ऐसा कुछ भी आप ट्रिक लगा के जरूर, हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कुछ सोच लें, तो आप ऐसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, याद जरूर हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा गया है, ये श्रेणी है। और ये किस शैली में लिखा गया है, पूर्व दीप्ति शैली। पूर्व दीप्ति शैली किसे कहते हैं, जैसे कि अभी हम मान लीजिए अब हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है, हमारा जो दिन है वो प्रेजेंट का होता है अभी हम, लेकिन अभी हमारे अंदर मन के अंदर जो बातें चल रही हैं तो वो पूर्व मतलब हमारे पिछले जन्म की बातें चलती हैं। पिछला जन्म मतलब पहला वाला जन्म नहीं, पिछला जन्म मतलब हमारे बचपन की बातें, हमारी जवानी की बातें, या फिर हमारे जो लास्ट टाइम हमारा जो गुजर चुका है उसकी बातें चलती हैं हमारे माइंड में, तो उसको बोलते हैं पूर्व दीप्ति शैली। ठीक है, ये उसमें लिखा गया है। ये उपन्यास है। जो शेखर होता है वो उसको फांसी दी जानी है और मौत से एक दिन पहले, एक रात पहले वो पूरी रात अपने पूरे बचपन से लेकर और अपने जो बीता टाइम है उसके बारे में सोचता रहता है। तो ये उसी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। आप एक बार इसकी थ्योरी ज़रूर देख लेना, थ्योरी से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे और ये एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि किस उपन्यास को पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है, तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास को जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसका जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है, तो शेखर है, अभी मैंने बताया उसको फांसी दी जानी है। फांसी से पहले की रात वो पूर्व घटनाओं को याद करने से उसका आरंभ होता है। मतलब क्या होता है, शेखर जेल में बैठा रहता है, उसको फांसी दी जानी है सुबह, और वो पुरानी घटनाओं को याद कर रहा है ना। सबसे पहले वो किसको याद करता है, शशि को याद करता है, फिर सरस्वती को याद करता है, सरस्वती उसकी बहन होती है, और फिर शारदा को याद करता है। शारदा और शशि उसके जीवन में आई हुई लड़कियां हैं और सरस्वती उसकी बहन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका जो पहला खंड है उसमें क्या होता है, जिसमें बताया है, इसके 4 खंड अभी आपने ऊपर देखे हैं, तो उसमें पहला खंड उषा और ईश्वर। उसमें शेखर क्या होता है, अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता। देखो पहला जो खंड है उसमें वो अपने बचपन को याद करता है, वो उसकी विद्रोही प्रवृत्ति है इसलिए वो स्कूल नहीं जाता है, अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को तो मानता ही नहीं है ना। उषा और ईश्वर ये इससे संबंधित हो गया। जो हमारा दूसरा खंड है बीज और अंकुर, विदेश के प्रति उसके घृणा के भाव होते हैं उसके मन में, वो विदेशों से क्या करता है, नफरत करता है, गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, राष्ट्रीय नाटक लिखता है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्या लिखता है वो, राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तो बीज और अंकुर, ठीक है, ये उस खंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड हमारा कौन सा था, अभी हमने देखा था ना, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, ये प्रकृति और पुरुष में क्या है होता है कि जो नास्तिक है शेखर, अभी आपने देखा नास्तिक किसको बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानता है उसको बोलते हैं नास्तिक। तो नास्तिक जो शेखर है वो अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। वो किसको गुरु मानता है, अपनी बहन को मानता है जो सरस्वती हैं। और जो शारदा और शशि उसके जीवन में जिनको वो याद कर रहा है वो उसको कहाँ पर मिली थी, तो इसका भी आप थोड़ा सा देख लें। दक्षिण में शारदा का प्रवेश हुआ था, जब वो दक्षिण में गया था तब वहाँ पर उसे शारदा मिली थी। और मैट्रिक की परीक्षा देने जब वो लाहौर जाता है तो वहाँ पर उसे कौन मिलती है, शशि मिलती है, जिसको वो बाद में क्या कर रहा होता है, अपने मौत से एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले याद करता है जिनको। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, कोई ऐसा मिल जाता है कभी कभी, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिले लेकिन वो हमें लास्ट टाइम तक याद रहता है। तो वैसे ही शारदा और शशि हैं जो उसको लास्ट टाइम पे भी याद आती हैं। चौथा जो खंड है, चौथा खंड कौन सा है, पुरुष और परिस्थिति, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बीते हुए दिनों का वर्णन है। इसमें जो मद्रास में शेखर कॉलेज में रहता है तो उसके दिनों का यहाँ पर वर्णन है। और 15 वर्ष की उम्र में
उम्र है उसकी 15 वर्ष की, तब वो कुमार से मिलता है। कुमार उसका क्या है, दोस्त है। और शेखर के बचपन से लेकर के कॉलेज में बिताए गए समय का वर्णन मिलता है। शेखर एक जीवनी का जो ये पहला पार्ट है, इसमें उसके बचपन से लेकर के और कॉलेज तक का जीवन है। फिर उसके जो आगे का जीवन है वो उसके दूसरे पार्ट में मिलता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, इसमें नहीं दे रखा है। बाकी एक बार अगर आप उसको देखना चाहें तो भले ही आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी अभी पेपर देने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। और इसके मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें पात्र कौन होते हैं, एक तो शेखर होता है जो इसका मेन पुरुष है, यानी कि मेन लीड वही है, नायक है वो उसका। हरिदत्त उसके पिता होते हैं जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, उसके पिता थे अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो सरस्वती, शारदा और शशि हम देख चुके हैं। सरस्वती उसकी बहन होती है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और एक लड़की और होती है शांति, जो कि 18-19 साल की है, लेकिन वो टीबी से ग्रसित है। ठीक है, उसको टीबी हुआ होता है। शांति, नाम शांति है और बेचारी को टीबी हो जाता है। ठीक है, वो 18-19 साल की लड़की है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके गौण पात्र की अगर हम बात करें तो इसके गौण पात्रों में कौन है, इसकी माँ है मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, चंद्र, राघवन, सदाशिव। ये पूछे जा चुके हैं गौण पात्रों में, राघवन और सदाशिव। ये किसके पात्र है, किस उपन्यास के पात्र है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये इसके गौण पात्र हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम उपन्यास पर रोमा रोला के ज्यां क्रिस्टाक का प्रभाव है। जो ये उपन्यास है इस पर किसका प्रभाव है, तो रोमा रोला के ज्यां क्रिस्टाक का प्रभाव है। ठीक है, इसका आप बहुत अच्छे से मेन पॉइंट है ये, यहाँ पर जो ये है ये मेन पॉइंट है कि उपन्यास पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, रोमा रोला के ज्यां क्रिस्टाक का प्रभाव देखने को मिलता है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति के विचारधारा को व्यक्त किया गया है। जैसे कि वो विदेश से घृणा कर रहा है ना। हमारा जो देश था वो विदेशी शक्ति का ही तो, शक्ति के अधीन ही तो था उस टाइम पर पहले, है ना। जब ये पार्ट लिखा गया था तब क्या था, हमारा देश गुलाम था। तो कहीं ना कहीं देखो, अभी भी हमने जो पढ़े हैं, पहले देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ा था, परीक्षा गुरु पढ़ा था, उन सब में राजनीतिक गतिविधियों पर और देश के उस टाइम के जो हालात थे उन पर ज़रूर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्रांति उसके मन में थी शेखर के में, तो उस क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया गया है। ये तो हो गए हमारे शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो मेन पॉइंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हमने ले लिए हैं। बिल्कुल ये शॉर्ट नोट में लिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको लंबा खींचने की कोशिश नहीं की है। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छे से रिवीजन करे होंगे। और इससे पहले हम 2 उपन्यास को पढ़ चुके हैं, देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु। अगर आपने वो मेरे नहीं देखे हैं लास्ट वीडियोज़ में, तो आप ज़रूर उनको इस चैनल पर देख लें। मैं प्लेलिस्ट भी आज बना दूंगी। बाकी इसके अलावा हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग, छायावाद युग और भी काफ़ी सारे हम वीडियोस डाल चुके हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी रिवीजन के लिए, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें। तो चलिए, ये तो हमने पढ़ा उपन्यास के बारे में। अब थोड़ा सा हमें जो कवि है, जो लेखक है, उसके बारे में भी सबका पढ़ लेना है। तो अज्ञे जी का जन्म हम याद रखेंगे। इनका जो जीवन काल है, इनका जन्म 1911 में होता है। 1987 तक ये बने रहते हैं, यानी कि 1987 तक, 87 तक बने रहते हैं। इसके बाद शेखर एक जीवनी, इसका पहला भाग 1940-41 अभी हमने देख लिया है, ये दोनों ही मेंशन है हर जगह पर। और दूसरा भाग इसका 1944 है। नदी के दीप 1951 में इनका प्रकाशित होता है। अपने अपने अजनबी ये 1961 में। ये इनके उपन्यास हैं, 3 उपन्यास हैं इनके महत्वपूर्ण, इनका आप ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे जो नदी के दीप उपन्यास है, जो कि 1951 में लिखा गया। इसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रभाव शैली, बिंब विधान शैली सभी एक साथ मिलते हैं। ठीक है, किस में मिलती हैं ये सारी शैलियाँ, तो नदी के दीप में मिलती हैं। 1951 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। इसमें रेखा, भुवन, गौरा का त्रिकोण प्रेम दर्शाया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भगवान चंद्र, माधव, रेखा, गौरा की मनोदशा का चित्रण हुआ है। ठीक है, मनोदशा तो
चित्रित होगी ही, क्योंकि उनका त्रिकोण प्रेम जो है। अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। ये भी आप अच्छे से देख लेंगे कि जो अज्ञे जी हैं उन्होंने नदी के द्वीप को क्या कह करके बुलाया है, पुकारा है, तो 4 संवेदनाओं का अध्ययन। ठीक है, 4 संवेदनाओं का अध्ययन। डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय क्या कहते हैं इसके बारे में, नदी के द्वीप को कला में सफल व विचार से इन्होंने असफल बताया है। इनका ये कथन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं वो नदी के द्वीप को कला में सफल मानते हैं लेकिन विचारों से असफल बताया है। ठीक है, ये भगवत शरण उपाध्याय जी ने कहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी की अगर हम बात करें तो इसमें अज्ञे ने योके और सेल्मा, ये दोनों इसके पात्र हैं, उनके माध्यम से जीवन, मृत्यु, आस्था, वरण की स्वतंत्रता आदि पर विचार किया है। ठीक है, अपने अपने अजनबी में इसमें व्यक्ति की मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। किस में उठाया गया है? मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को किस में उठाया गया है? अपने अपने अजनबी में। ठीक है, इसका आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नदी के द्वीप के पात्रों की अगर हम बात करें तो रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन, चंद्रमा, माधव, हेमेंद्र और रमेश, ये इसके क्या है? पात्र हैं। अपने अपने अजनबी की हम बात करें तो योके, ऐसा नहीं है कि आपको शेखर एक जीवनी दे दिया तो उसी के ही पात्र पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। जो उसके लेखक हैं उसके दूसरे उपन्यासों के लेखक भी वो पात्र भी पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। योके, सेल्मा, पाल, यान, जगन्नाथन और फोटोग्राफर। ठीक है, ये किसके पात्र हैं? तो अपने अपने अजनबी के पात्र हैं। ठीक है, तो ये हमारा उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट उपन्यास लेकर के आऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट में अपने आप सुझाव दे सकते हैं और आप की जो डिमांड है वो भी आप बता सकते हैं कि आप किस उपन्यास या कहानी पर या कौन सी यूनिट पर सबसे पहली वीडियोज़ चाहते हैं, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ थोड़ी सी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, 1 सेकंड का समय लगेगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।